हेलो छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो पूरे देश में या किसी प्रदेश में जो सीटीईटी या टीईटी एग्जाम होते हैं, इनमें जो बाल विकास का चैप्टर आता है, तो बाल विकास में अलग से एक चैप्टर होता है। जैसे अभी एमपीटीईटी होना है तो इसमें शायद देखना 2 या 3 नंबर पे ही लगा है ये चैप्टर, बाल विकास के सिद्धांत, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि बच्चों का जो बाल विकास होता है और बाल विकास में कौन कौन से विकास होते हैं, ये हम सब अलग वीडियो में आपको बताएंगे। हालांकि जब कभी भी बाल विकास की चर्चा की जाती है छात्रों, तो उसमें बच्चों के बहुत से विकास शामिल होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, उसके शरीर में जो वृद्धि होती है, सामाजिक विकास, समाज में जो संबंध रिश्ते बनाता है, संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, नैतिक विकास, ठीक है, बहुत सारे छात्रों विकास होते हैं। इनके बारे में हम अलग से कभी आपको बता देंगे। तो इन सभी जो मिक्स विकास हैं उसको हम कहते हैं बाल विकास। तो बाल विकास कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उन्हीं के सिद्धांतों को हम बाल विकास के सिद्धांत कहते हैं। आज हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो विकास हमने आपको नाम बताए, ये जो विकास होता है, ये मुख्यतः कौन सा विकास पहले होता है, यहां से प्रश्न बनता है। छात्रों ध्यान रखना, हमने यहां लिख रखा है सबसे पहले बच्चे का शारीरिक विकास होता है, क्योंकि जन्म लेने के बाद शारीरिक विकास ही होता है। ये बुद्धिमान नहीं होता, नैतिकता तो बिल्कुल भी नहीं होती, सामाजिकता भी बिल्कुल नहीं होती। तो सबसे पहले बच्चे का शारीरिक विकास होता है, फिर छात्रों मानसिक विकास होता है, फिर नैतिक विकास होता है और इसके बाद में सामाजिक विकास होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस है, ये क्रम है। यदि आप शारीरिक को 1 नंबर पे लगा देते हो तो सब सही हो जाने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन में यदि शारीरिक 1 पे आता है तो आप ये सीक्वेंस देख सकते हो। इसके बाद हम जो पहला सिद्धांत पढ़ते हैं, जहां से इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, वो है विकास की दिशा का सिद्धांत। और विकास की दिशा का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों में जो, और ये जो मुख्यतः है, ये शारीरिक और मानसिक दोनों से संबंधित है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। ये सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों में जो विकास होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है। ये दिशा अनिश्चित नहीं होती, ये दिशा निश्चित होती है। और उसी दिशा के संदर्भ में ये 2 सिद्धांत दिए जाते हैं। एक तो कहा जाता है मस्तिष्काभिमुखी सिद्धांत और दूसरा कहा जाता है समीप से दूराभिमुखी सिद्धांत। इनके इंग्लिश में जो मस्तिष्काभिमुखी सिद्धांत है, इसको इंग्लिश में सीफेलोकोडल थ्योरी कहते हैं या सीफेलोकोडल प्रिंसिपल है। और जो समीप से दूराभिमुख सिद्धांत है, इसे प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत कहते हैं। छात्रों, ये नाम हमने क्यों लिखे, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट इंग्लिश में ही पूछ लेता है कि निम्न में से मस्तिष्काभिमुखी या सिर पदाभिमुख या सिर से परिधि की ओर या सिर से पैरों की ओर का सिद्धांत कौन सा है। तो छात्रों, सिर से पैरों की ओर या सिर पदाभिमुख या स्रस्थ या केंद्र से परिधि की ओर, इन सभी सिद्धांतों को हम मस्तिष्काभिमुखी या सेफेलोकोडल कहते हैं। इस सिद्धांत का मतलब ये होता है कि गर्भ में भी जब बच्चे की बॉडी का बनना चालू होता है तो सबसे पहले सिर का ही निर्माण होता है, इसके बाद में उसके नीचे नीचे के अंग अंगों का निर्माण होना शुरू होता है। या हम कह सकते हैं इसकी अन्य विशेषताएं से मस्तिष्काभिमुखी क्यों कहते हैं। दूसरा एक कारण तो ये गर्भ वाला है और दूसरा कारण ये है कि बच्चा सबसे पहले सिर उठाना सीखता है। बच्चा सबसे पहले सिर पर नियंत्रण करना सीखता है। सिर पर नियंत्रण करने के बाद में वह अन्य चीजों पर नियंत्रण करना सीखता है। आगे हम देखते हैं इसी में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, फिर धड़ का निर्माण होता है, फिर बच्चे के शरीर का निचला सिरा बनता है। छात्रों, इसे मस्तिष्काभिमुखी या सिर से पैर की ओर या सीफेलोकोडल या सिर पदाभिमुख या स्रस्थ या केंद्र से परिधि की ओर का सिद्धांत इसको हम कहते हैं। छात्रों, दिशा के सिद्धांत में जो दूसरा सिद्धांत है, इसे हम कहते हैं समीप से दूराभिमुख सिद्धांत या समीप दूराभिमुख सिद्धांत, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। यहां से आप कैसे याद रख सकते हो, देखो यहां सीफेलोकोडल, ये सी से समझ लेना आप सिर, ये इसमें निशान ही लगा लेना, सी का मतलब होगा सिर। ठीक है, सी का मतलब होगा सिर, और ये
प्रास लिखा है, प्राक्स लिखा है, इसको आप कहना पास। तो देखो पास से दूर का मतलब आप यहां से पहुंच जाओगे कि समीप से दूर का सिद्धांत, इसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टाल। छात्रों ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो विकास होता है बच्चे का वो केंद्र से प्रारंभ होकर सिराओं की ओर होता है, और जो हमारा केंद्र होता है शरीर का ये सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। शरीर का के मस्तिष्क के मतलब सिर का सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है यहां तक जाती है सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, ये पैर से लगा के। मतलब इनका मानना ये है कि सुषुम्ना नाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, मतलब आपके मस्तिष्क के आसपास का जो क्षेत्र होता है या सिर के पास का जो क्षेत्र होता है, जो अंग होते हैं, इनका विकास पहले होता है। जैसे देखो हमने यहाँ लिखा है मस्तिष्क का संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है, तो इसमें लिखा है समीप से दूर के सिद्धांत में कि पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर भुजाएं बनती हैं, फिर हाथ, और अंत में बनती हैं हाथ की अंगुलियां, और सबसे लास्ट में बनती हैं पैर की अंगुलियां। मतलब ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो इसे ऊपर से नीचे की ओर का सिद्धांत भी कह सकते हैं हम, या मध्य से बाहर की ओर का सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं। छात्रों अब यहां से प्रश्न कैसे आते हैं? वो प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि कौन सा सिद्धांत निम्न में से ऐसा है जो समीप से दूर के सिद्धांत में विश्वास रखता है, तो हम कहेंगे वो प्रॉक्सिमोडिस्टाल। कहेंगे ऐसा सिद्धांत जो सिर से पैर की ओर, तो हम कहेंगे सीफेलोकॉडल सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी या प्रिंसिपल आप समझ गए होंगे। छात्रों दूसरा यहां पर हमने लिख रखा है विकास का क्रम सिद्धांत। मतलब बच्चों का जो भी विकास होता है वो क्रमिक होता है, क्रम से होता है। बच्चे जो भी सीखते हैं क्रम से सीखते हैं। जैसे सबसे पहले जो बच्चा होता है जब वो जन्म लेता है तो उसके लगभग 1.5 माह बाद वो सिर उठाना सीखता है, फिर सिर उठाने के बाद में वो बाकी धड़ को उठाना सीखता है। ठीक है, फिर स्वयं बैठना, पकड़ के बिठाना सिखाया जाता है, फिर स्वयं बैठना सीखता है। इस टाइप से बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। या जैसे हम कहें कि क्रम सिद्धांत में जैसे भाषाएं सीखने का जो क्रमांक होता है, आप इंग्लिश में याद कर सकते हो सब पले या सब पल। सब सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बा अनुकरण करके बोलता है, फिर लिखता है। सब पल, सॉरी गलत हो गया, सबसे पहले सुनना, बा से बोलना, फिर सब पढ़ना और फिर सीखता है लिखना। इसी को छात्रों हम इंग्लिश में कहते हैं LSRW। ये भी सीक्वेंस है, यहाँ ये लिख नहीं पाया अच्छे से। एल का मतलब होता है लिसन, मतलब सुनना, फिर एस मतलब स्पीक, मतलब बोलना सीखता है बच्चा, फिर यहाँ आर राइट, रीड माने पढ़ना सीखता है, और इसके बाद में राइट मतलब लिखना सीखता है। तो LSRW या सब पहले याद कर लेना, इससे आप सीख सकते हो। या हम कहें कि विकास का क्रम कैसे होता है, तो बच्चा सबसे पहले गर्भावस्था में रहता है। बच्चों कभी कभी आपको प्रश्न ऐसा आता है कि वो कहते हैं कि विकास का प्रारंभ कब से हो जाता है, और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि विकास का जो प्रारंभ होता है ये गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, और ये किशोर अवस्था तक चलता है। ठीक, विकास फिर ठीक है, तो वही हम कह रहे थे कि गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर आती है बाल्यावस्था, फिर आता है किशोर अवस्था। ये विकास का क्रम सिद्धांत। अब आप कहो कि यहां से प्रश्न कैसे आते हैं, तो ऐसे ही आते हैं। वो कहेंगे कि एक छात्र सबसे पहले एक छात्र सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, और फिर लिखना सीखता है। निम्नलिखित में से यह बाल विकास का कौन सा सिद्धांत है, तो हम कहेंगे ये विकास का क्रम सिद्धांत है। ठीक है, इस टाइप से आप समझ जाओगे। फिर यहां लिखा है सभी विकासों में परस्पर विकास का सिद्धांत। 3 नंबर पे लिखा है सभी विकासों में परस्पर विकास का सिद्धांत। छात्रों इसका मतलब यह है कि जितने प्रकार के भी विकास बच्चे के होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास आदि जितने भी विकास होते हैं, इनमें परस्पर संबंध होता है। इनमें परस्पर संबंध होता है, सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम माना, जैसे यदि किसी बच्चे का शारीरिक विकास बहुत ज्यादा हो रहा है तो संभवतः उसका बौद्धिक विकास कम होता है, और जिन छात्रों का बौद्धिक विकास कम हो रहा है उनका शारीरिक विकास ज्यादा हो जाता है। इस टाइप से इनमें कुल मिला के एक दूसरे में संबंध होता है। जिनका नैतिक विकास अच्छा हो गया है उनका सामाजिक विकास भी अच्छा होता है, इस टाइप से। फिर यहाँ लिखा है निरंतर विकास का सिद्धांत। छात्रों 4 नंबर पे निरंतर विकास के सिद्धांत का मतलब ये है कि जो विकास का क्रम है ये सतत या लगातार चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। बच्चा गर्भावस्था से
लेकर के, हालांकि अभी हम वो जो बता रहे थे कि किशोरावस्था तक वो शारीरिक विकास हम बता रहे थे, किशोरावस्था तक शारीरिक विकास होता है। बाकी जो अन्य प्रकार के विकास होते हैं वो जन्म मतलब गर्भावस्था से लेकर के वो मृत्यु पर्यंत चलते रहते हैं। मृत्यु पर्यंत तक जो व्यक्ति होता है वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, किसी न किसी क्षेत्र का विकास उसका होता रहता है। फिर छात्रों यहां हमने लिखा है विकास के एकीकरण का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है विकास के एकीकरण का सिद्धांत। छात्रों ये विकास का जो एकीकरण का सिद्धांत है इसका मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ एक हमने एग्जाम्पल भी लिखा कि पहले बच्चा पूरा का पूरा हाथ उठाना सीखता है, हिलाना सीखता है, फिर उनकी अंगुलियों को हिलाना सीखता है, लेकिन यदि थोड़ी देर बाद उसको मिला दिया जाए तो वो हाथ भी हिला सकता है, उठा सकता है और अंगुलियों को भी साथ में हिला सकता है। हाथ को हिलाते हुए अंगुलियों को भी वो हिला सकता है। यही कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है। या जैसे हम कहें कि बच्चा जब पढ़ना सीखता है, पुस्तक को पढ़ना सीखता है, तो पहले वो वर्णमाला को सीखता है, फिर दो दो अक्षरों को मिला के सीखता है, फिर तीन तीन चार चार, फिर मात्राओं को सीखता है, और अंत में जब वो एकीकरण मतलब मिला देता है, पूरी अपना जितना भी नॉलेज है जब उसको मिला देता है तो इसे हम कहते हैं कि एकीकरण हो गया। तो एकीकरण के द्वारा बच्चे सीखते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है एक रूपता का सिद्धांत। छात्रों ये एक रूपता के सिद्धांत का मतलब ये है कि जो बच्चों का जो विकास होता है वो एक रूपता के सिद्धांत का पालन करता है। मतलब जैसे खासकर ये मानसिक विकास पर लागू नहीं होता, ये शारीरिक विकास पर लागू होता है एक रूपता का सिद्धांत। कि जन्म लेने के बाद में या गर्भावस्था के समय में भले अलग अलग देशों के अलग अलग समाज, अमीर गरीब किसी प्रकार के भी बच्चे हो, किसी प्रकार की माता हो, गर्भावस्था के दौरान या जन्म लेने के बाद में बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है वो इस पे निर्भर नहीं करता कि कौन बच्चा किस देश में रह रहा है, कहाँ रह रहा है। उनके अंगों का विकास या फिर हम कहें कि उनके उठने बैठने को वो कैसे सीख पाए हैं उसका क्रम हम कहें, या भाषा को सीखने का हम क्रम कहें, तो एक समान होता है। तो ये कहलाता है एक रूपता का सिद्धांत। छात्रों आगे देखते हैं हम 7वां क्रमांक जो है बाल विकास के सिद्धांत में, इसे हम कहते हैं वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का मतलब ये होता है यहाँ कि इन दोनों का जोड़, अंतःक्रिया मतलब दोनों का योगदान, ये मतलब होता है यहाँ अंतःक्रिया का। तो छात्रों बच्चों का या जो विकास होता है इसमें वंशानुक्रम भी आवश्यक होता है। वंशानुक्रम क्या कहलाता है? वही कि ऐसे शारीरिक या मानसिक गुण जो माता पिता के द्वारा या जो माता पिता में थे वो अपने बच्चों में आ गए हैं, वंशानुक्रम कहलाता है। ये भी विकास पर निर्भर करते हैं। खासकर शारीरिक विकास वंशानुक्रम पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। हालांकि कभी ऐसा प्रश्न आता है कि बाल विकास सबसे ज्यादा किस पे निर्भर करता है, तो वातावरण पे करता है। ठीक, तो अच्छा ये वातावरण क्या कहलाता है? वातावरण मतलब व्यक्ति के जो बच्चे के चारों ओर का जो वातावरण है, भौतिक और सामाजिक दो प्रकार के होते हैं। सामाजिक मतलब समाज और भौतिक मतलब जो वो देख रहा है चारों तरफ। तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया मतलब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों बच्चे के विकास में सहायक होते हैं, इन पर विकास निर्भर करता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है इसका कि परिवार में जो छोटा बच्चा होता है वो अपने बड़ों के अनुकरण से सीखता है। ठीक है, तो जैसा वातावरण या जैसा माहौल बच्चे को मिलता है वो वंशानुक्रम के माध्यम से वैसा ही बच्चा सीखता है। अगला यहाँ क्रमांक लिखा है बाल विकास के सिद्धांत में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। छात्रों ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत ये कहलाता है कि संसार के जितने भी मनुष्य हैं वो रुचि, इच्छाओं और क्षमताओं के आधार पर एक दूसरे से अलग होने में अंतर पाया जाता है। कोई क्रिकेट अच्छी खेलता है, कोई दौड़ अच्छी लगा लेता है, कोई वॉलीबॉल फुटबॉल अच्छी खेल लेता है, किसी की खेल में रुचि नहीं है, कंप्यूटर में रुचि है। यही कहलाती है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, तो छात्रों व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी बाल विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। समान अवस्था में जो बालक होते हैं वो अलग अलग सीखते हैं। मतलब भले हम कहें कि एक सी उम्र के बालक हैं, लेकिन उनके सीखने की जो रुचियां होती हैं वो अलग अलग होती है। एक उसी रुचि में क्रिकेट अच्छी सीखता है, एक उसी उम्र में और कहना चाहिए कि कंप्यूटर चलाना सीखता है। ये व्यक्तिगत भिन्नताएं कहलाती हैं। ठीक है, हालांकि हम बता चुके थे कि बालक समान अवस्था के बालक और बालिकाएं होती हैं, उनके विकास में भी अंतर होता है। जैसे हम कहते हैं कि जन्म के समय बालक की लंबाई और वजन दोनों ज्यादा होते हैं। फिर जब बाल्यावस्था में आ जाते हो तो बालिकाओं की लंबाई और भार ज्यादा बढ़ते हैं।
फिर जब किशोर अवस्था में पहुंचते हो तो बालकों की लंबाई और भार में वृद्धि होती है, बालिकाओं के भार और वृद्धि भी किशोर अवस्था में आकर के इनकी अपेक्षा कम होती है। या हम कहें कि बालिकाओं का मानसिक विकास जल्दी हो जाता है, बालिकाओं का शारीरिक विकास भी जल्दी हो जाता है बालकों की अपेक्षा। इस प्रकार से यहाँ तक कि हम ये कहें कि यदि जुड़वा बहन भाई होते हैं तो इनमें भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, दूसरे को कंप्यूटर चलाना अच्छा लगता है, तो ये कहलाता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। बाल विकास में ये भी प्रभावित बाल विकास को करता है। फिर यहाँ लिखा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। छात्रों, समान प्रतिमान के सिद्धांत का मतलब ये है कि पशु से उत्पन्न संतानें पशु ही होंगी और मानव से उत्पन्न संतानें मानव ही होंगी। इसको भी हम समान प्रतिमान कह सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि आप चाहे व्यक्ति गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जाति का हो, संसार के किसी भी कोने में वो रह रहा हो, उनके जन्म लेने का तरीका, उनके शारीरिक विकास किस क्रम से होता है, उनके शारीरिक विकास होने का उनका तरीका, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे देश विदेश में संसार के किसी भी कोने में रह रहे हैं, मानवों में जिस प्रकार से उनका विकास होता है, शारीरिक विकास खासकर, वो उसी क्रम से होगा। चाहे वो भारत में जन्मा हो व्यक्ति, चाहे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में जन्मा हो, उसका विकास वैसा ही होगा। इसे हम कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। मतलब संसार के सभी मानवों का, खासकर ये जो सिद्धांत है वो शारीरिक विकास में लगता है। शारीरिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, कि संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, वहां जो बालकों का जो विकास होगा, खासकर शारीरिक विकास, एक ही क्रम में होगा। उसी क्रम में यदि बालक जिस उम्र का भारत में उठना सीख रहा है, उसी उम्र में लगभग 3-4 माह में वहां भी उठना सीखेगा, इस टाइप से। तो अगला है फिर यहाँ पर 10वां क्रमांक है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत भी बाल विकास में लागू होता है। ये क्या कहलाता है, यहाँ हमने एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया है। बालक के बचपन में जो रोने का तरीका होता है वो सामान्य होता है। फिर जैसे जैसे वो बाल्यावस्था में जाता है तो किसी और प्रकार से रोता है, किशोर अवस्था में किसी और प्रकार से रोता है, और जब उसकी उम्र और ज्यादा हो जाती है तो उसके रोने का जो तरीका है वो बिगड़ जाता या स्थायी हो जाता है। फिर वो मन ही मन रोने लगता है। मतलब अब वो रोने की एक विशिष्ट क्रिया सीख गया है, वो लोग समझ नहीं पाते उसके रोने को। या हम कहें कि पहले जो बच्चा है जब पक्षियों के प्रकार को नहीं जानता तो सभी को चिड़िया कहता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो सीख जाता है और फिर अलग अलग नाम से पुकारने लगता है, विशिष्ट नामों से। इसे हम सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत कहते हैं। या हम कहें जैसे बच्चा है, सबसे पहले अनुकरण द्वारा घरों में क्या सीखता है, भाषा। भाषा सीखने का सबसे सरल तरीका क्या है, अनुकरण। अनुकरण द्वारा जो बच्चा सुनता है, जो बोल सुनता है, उसी चीज को बोलना सीख जाता है। हालांकि आपको पता ही है कि भाषा को कैसे सीखा जाता है, भाषा को सुन के ही सीखा जाता है। तो अधिकांशतः जो बहरे लोग होते हैं वो गूंगे भी होते हैं, मतलब जो सुन नहीं पा रहे वे बोल भी नहीं पा रहे, ऐसा होता है विकलांगों में खासकर। तो इसी प्रकार से जैसे सबसे पहले बच्चा अनुकरण द्वारा सामान्य भाषा सीखता है, वाक्य बोलना सीख जाता है, लेकिन फिर विशिष्ट चीजें मतलब वो व्याकरण सीखने लगता है। तो ये व्याकरण वाली चीज की विशिष्ट हो गई। इसके बाद में छात्रों यहाँ लिखा है संचय व पुनरावृत्ति का सिद्धांत। संचय माने होता है जोड़ते जाना। जितना भी नॉलेज, जितना भी जो ज्ञान होता है छात्र को होता रहता है, तो वो छात्र या जो बच्चे होते हैं वो सभी ज्ञान को लगातार जोड़ते जाते हैं और फिर जोड़कर सीखते जाते हैं। फिर यहाँ लिखा है कि पुनरावृत्ति करते जाते हैं। पुनरावृत्ति मतलब जो वो पहले सीखे थे उन्हीं चीजों को वो बाद में भी लगातार सीखते जाते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि शैशवावस्था में बच्चा कल्पनाशील होता है, ठीक है, मतलब अपने खुद में खोया रहता है, जिसको हम आत्म प्रेम या स्व प्रेम भी कहते हैं, ठीक है। नार्गोस इसमें कहता है, फ्रायड इसको स्व प्रेम को आगे बताएंगे फ्रायड के बारे में, उसका संज्ञानात्मक सिद्धांत। फिर देखो ये हमने पुनरावृत्ति शब्द को बता रहे हैं कि पहले शैशवावस्था में भी कल्पना लोक में खोया रहता था और फिर किशोर अवस्था में भी यही अवस्था फिर आती है, फिर बच्चा कल्पना लोक में खो जाता है। इसी प्रकार शैशवावस्था में स्व प्रेम या आत्म प्रेम करता था, किशोर अवस्था में भी स्वयं से प्रेम बच्चा करने लगता है। इसके बाद में हम आते हैं विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। इसका मतलब ये है छात्रों कि जो अभिभावक होते हैं या जो शिक्षक होते हैं वो बच्चे के आचार विचार, बच्चे का संज्ञानात्मक ज्ञान या बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता होती है, आईक्यू, इंटेलिजेंस की स्टडी, जिसको बुद्धि लब्धि कहते हैं, इनको देख करके पेरेंट्स या जो टीचर्स होते हैं वो बच्चे के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आपका बच्चा आगे क्या बन सकता है, वो किस क्षेत्र में जाएगा।
वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या शिक्षक बनेगा या नेता बनेगा, क्या बनेगा, इसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो विकास इस पर भी निर्भर करता है। इसके बाद में छात्रों यहां पर लिखा है कि जो प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत, मतलब देखो सबसे ज्यादा तो विकास यहाँ गर्भावस्था में होता है, आप याद रखना, लेकिन फिर यदि हम सबसे तेज विकास कहें शारीरिक तो वो होता है शैशवावस्था में। यही यहाँ लिखा है कि प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास, मतलब बच्चे के जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं शैशवावस्था में जो समय होता है लगभग जन्म से 6 साल तक का समय, जन्म से 5 साल तक का समय, ये शैशवावस्था कहलाता है। इसमें बच्चे का अन्य अवस्थाओं की तुलना में सबसे ज्यादा विकास होता है। इसके बाद हम चलते हैं तो विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत। वर्तुलाकार छात्रों ये कहलाता है कि जैसे अपन स्प्रिंग देखते हैं, ये यहाँ छोटा है, फिर यहाँ ऐसा ऐसा फैलता जाता है। मतलब वर्तुलाकार का मतलब सीधी सी बात आप ये समझना, वर्तुलाकार आकृतियां वे कहलाती है। जैसे आपने शंकु देखा होगा कि जैसे जैसे शंकु की, यदि शंकु को उल्टा रख दिया जाए या हम कैसे भी शंकु को रख दो, कि यदि सीधी सी बात यह है कि यदि उसकी लंबाई भी यदि बढ़ती जा रही है तो चौड़ाई भी बढ़ती जाएगी, यदि उसकी लंबाई घटती जा रही है तो चौड़ाई भी घटती जाएगी। कहने का मतलब यह है कि यदि बच्चे का यदि लंबाई उसकी बढ़ रही है तो उसकी चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। यह कहलाता है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। ये खासकर शारीरिक विकास में लागू होता है। इसके बाद हम चलते हैं, वृद्धि और विकास की दर एक सी नहीं रहती। ये हम आपको पहले ही बता चुके। हालांकि देखो वृद्धि और विकास अलग अलग है। वृद्धि का मतलब केवल शारीरिक वृद्धि लंबाई और भार से लिया जाता है, जबकि जो विकास है ये कई प्रकार के होते हैं। फिर हमने बताया था कि वृद्धि जो है ये संकुचित अर्थ है विकास का, और विकास जो है ये व्यापक अर्थ है। बहुत सारी बातें हमने बताई थी। तो वृद्धि और विकास की दर एक सी नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि यदि किसी व्यक्ति के या किसी बच्चे के शारीरिक भार में वृद्धि हो रही है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं होता कि उसका मानसिक विकास या नैतिक विकास या सामाजिक विकास वो उतनी ज्यादा बढ़ रहा हो। ऐसा नहीं होता। इनके विकास की दर एक सी नहीं होती, अलग अलग होती है। फिर छात्रों यहां हमने लिखा है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं। छात्रों ये सांस्कृतिक परिवर्तन सबसे पहले तो आपको सीखना चाहिए। जैसे पहले शादी विवाह कैसे होते थे, पहले जन्मोत्सव कैसे मनाए जाते थे, आज के शादी विवाह कैसे होते हैं, आज के जन्मोत्सव कैसे होते हैं, हमारे पूर्वजों के कपड़ों का पहनावा कैसा था और आज के लोगों का जो पहनने का तरीका है ये कैसा है। आप देख ही रहे हो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारत पर लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कहलाते हैं छात्रों सांस्कृतिक परिवर्तन। तो बच्चों का जो विकास है वो इस पर भी निर्भर करता है कि बच्चों को किस प्रकार से संस्कार या संस्कृति सिखाई जा रही है या परिवर्तित संस्कार और संस्कृति सिखाई जा रही है। तो इस पर भी बच्चों का विकास निर्भर करता है। फिर छात्रों यहां हमने लिख रखा है कि जो विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। परिपक्वता का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने में बच्चों का निपुण हो जाना, ये परिपक्वता कहलाता है। और ये सीखना मतलब लर्निंग, ये अधिगम कहलाता है। तो जो विकास होता है वो परिपक्वता मतलब बच्चा पूर्णतः किसी कार्य को करने में सक्षम हो जाता है और उसको सीखने का प्रयास करता है, ये इसकी उपज है। मतलब समझ रहे होंगे आप कि बच्चे को यदि प्रशिक्षण दिया जाता है तो बच्चा परिपक्व हो जाता है, ये है। इसके बाद में लिखा है विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है। विकास की आरंभिक बुनियाद का मतलब छात्रों खासकर ये है कि जो आरंभिक बुनियाद की जो गर्भावस्था में बच्चा होता है तो माता को सही प्रकार से आहार पोषण युक्त भोजन यदि दिया जाए, या फिर जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद में यदि बच्चे को समुचित शिक्षा व्यवस्था, अच्छे विद्यालयों में पढ़ाया जाए, अच्छे संस्कार दिए जाए, उसकी रुचियों का इच्छाओं का हनन नहीं हो, उसकी बहुत अच्छे तरीके से देखभाल यदि शुरुआती समय में मतलब शैशवावस्था के दौरान की जाए तो आगे वो बच्चा अन्य बच्चों की अपेक्षा जल्दी विकास कर लेता है। छात्रों हम 18 नंबर पे आ गए थे। अब 20 नंबर लिखा है कि विकास बहुआयामी होता है। छात्रों यहाँ बहुआयामी का मतलब ये होता है कि विकास कई तरह का होता है। बहुआयामी का मतलब कई तरह का होता है। इसी बहुआयामी शब्द में छात्रों आ जाते हैं कि बच्चे का सामाजिक विकास, बच्चे का भाषाई विकास, और ये बच्चे का नैतिक विकास, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, बच्चे का मानसिक विकास। और ये सिद्धांत हम पढ़ते हैं ना, जैसे सिगमंड फ्रायड का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, चोमास्की का भाषा विकास का सिद्धांत, ठीक है। इस टाइप से बहुत से सिद्धांत हैं, बाद में हम आपको कोई बताएंगे। फिर इसके बाद में लिखा है विकास प्रासंगिक हो सकता है।
विकास प्रासंगिक हो सकता है का मतलब ये है कि छात्रों, ये जरूरी नहीं होता है कि जिस बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है उसका मानसिक विकास भी हो, या जिसका नैतिक विकास हो रहा है उसका मानसिक विकास भी हो। मतलब विकास पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं। सभी प्रकार के विकास बच्चों में एक साथ नहीं होते हैं, ये कहलाता है विकास का प्रासंगिक होना। छात्रों, हमने आपको इस वीडियो में लगभग 20 बाल विकास के सिद्धांतों पर चर्चा की है। यहां से प्रश्न कैसे आते हैं? एक तो ऐसे ही आता है कि निम्न में से बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ये हमने जो 20 बताए हैं इसमें से यदि कोई आ जाए तो आप कहोगे कि ये बाल विकास के सिद्धांत नहीं है, या ये बाल विकास के सिद्धांत हैं, या फिर इनके एग्जाम्पल लिखे आएंगे, इनके उदाहरण लिखे आते हैं और कहते हैं कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत लागू होता है, इस टाइप से। छात्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।